चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और काफी सारी बातें हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस की और एक बात हमने समझी कि प्रत्येक व्यक्ति पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है और प्रीवियस ईयर में वो जो इनकम अर्न करेगा टोटल इनकम उस पर टैक्स देना होगा नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर के अंदर। और फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। कुछ हमने एक्सेप्शन देखे जहां पर जो है प्रीवियस ईयर में ही इनकम कंप्यूट की जाएगी और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना होगा। उसके बाद आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं आपकी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर, अगर आप एक अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है और आप इनकम टैक्स लॉ के तहत प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे में जो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत थ्योरेटिकल है। जी हाँ, जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ में यह जो कॉन्सेप्ट है कब अप्लाई होता है, तो जब आपका क्लाइंट या आप अपने लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना चाहते हैं और अगर आप खुद इंडिया से फ्रीक्वेंटली बाहर जाते रहते हैं और आते रहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन यह जो कॉन्सेप्ट है यह बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में उनका रेजिडेंस है और वो जो है बिजनेस रन करते हैं आउटसाइड इंडिया और एक बिजनेस वो रन करते हैं इन इंडिया। और मिस्टर वाई है जो मान लीजिए लेट से यूएसए में रहते हैं और इनके भी दो बिजनेसेस हैं, दो बिजनेस हैं, एक है इन यूएसए जहां पर वो रहते हैं वहां वो बिजनेस करते हैं और एक इनका बिजनेस है इन इंडिया। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों व्यक्तियों की, तो आपके अकॉर्डिंगली किसको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना चाहिए इंडिया के अंदर। जी हाँ, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको किस व्यक्ति से ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रहता है, इंडिया की फैसिलिटीज यूज करता है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति से ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहिए जो यूएसए में रहता है और यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है। तो आपका आंसर शायद होगा कि जो व्यक्ति इंडिया में रहता है उससे ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहिए, क्योंकि वो सभी फैसिलिटीज जो है इंडिया में यूज कर रहा है, उनका बेनिफिट ले रहा है। तो ऐसे में मिस्टर एक्स जो है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। कौन सी इनकम के लिए वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे? वो इनकम जो इंडिया में वो अर्न कर रहे हैं या फिर जो वो इंडिया के बाहर अर्न कर रहे हैं। तो इसका आंसर है दोनों ही केसेस में उनको इंडिया के अंदर टैक्स पे करना होगा। अगर वो रेजिडेंट हैं, वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया की फैसिलिटीज यूज करते हैं, तो वो जो इंडिया में जो इनकम अर्न करेंगे उस पर इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे और आउटसाइड इंडिया जो इनकम अर्न करेंगे उस पर भी इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे। अब काफी सारे लोगों को ये लग सकता है कि सर जो बिजनेस आउटसाइड इंडिया है उस बिजनेस की इनकम पर इंडिया में क्यों टैक्स पे किया जाए। तो आप सोचकर देखिए, अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएं कि सभी लोग इंडिया में रहेंगे लेकिन वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया करेंगे, तो क्या होगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो इंडिया में रहते हैं और बिजनेस वो इंडिया में नहीं करते, वो यूएसए में बिजनेस करते हैं, आउटसाइड इंडिया बिजनेस करते हैं। तो ऐसे में वो रह तो इंडिया में रहे हैं, फैसिलिटीज वो इंडिया की यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंडिया का यूज कर रहे हैं, बेनिफिट वो इंडियन गवर्नमेंट से ले रहे हैं और बिजनेस वो आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनको टैक्स में छूट देनी चाहिए? द आंसर इज नो। तो ऐसे में कोई व्यक्ति इंडिया में रहकर इंडिया से बाहर बिजनेस करेगा तो उस इनकम पर भी इंडिया में ही टैक्स पे करना होगा।
और एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर रहता है, बहुत कम समय के लिए इंडिया में आता है, तो ऐसे में जो बिजनेस इंडिया में कर रहा है और वो जो बिजनेस आउटसाइड इंडिया कर रहा है उसका क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये सोच के देखिए, मिस्टर वाई जो है वो यूएसए में रहते हैं, यूएसए में उनका बिजनेस है, यूएसए में वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को इस पर टैक्स लेना चाहिए? द आंसर इज नो। क्योंकि इस बिजनेस के लिए जो वो यूएसए में कर रहे हैं, वो यूएसए की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूएसए की जो फैसिलिटीज है वो यूज कर रहे हैं, और वो यूएसए के ही रेजिडेंट्स है। हाँ, जो बिजनेस वो इंडिया में कर रहे हैं उस पर इंडियन गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस को वो इंडिया में कैरी कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट का इस इनकम पर राइट होगा टैक्स रिकवर करने का। तो इन बातों के लिए हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल हो जाता है, और खासकर उन लोगों के केस में, उन व्यक्तियों के केस में जो फ्रीक्वेंटली इंडिया से बाहर विजिट करते रहते हैं और इंडिया में आते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर बिजनेस करता है और कभी इंडिया में आता ही नहीं है, तो उससे टैक्स रिकवरी की कोई बात ही नहीं होगी। ना तो वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, ना ही वो इंडिया का सिटीजन है, ना ही वो इंडिया का रेजिडेंट है। लेकिन कोई व्यक्ति जो इंडियन रेजिडेंट है और आउटसाइड इंडिया बिजनेस करता है, तो ऐसे में उससे टैक्स वसूला जाएगा, टैक्स रिकवर किया जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में रहता है, इंडिया का रेजिडेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज बेनिफिट जो है वो यूज कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है रेजिडेंशियल स्टेटस में जो है एस्टैब्लिश किया गया है कि पहले हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर मैं बात करूं रेजिडेंट की, तो हम देखेंगे जनरली वो व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा जो ज्यादा समय इंडिया के अंदर व्यतीत करता है, बिताता है, उस व्यक्ति को हम रेजिडेंट मानेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रहता है या फिर बहुत कम समय के लिए इंडिया में रहता है, उस व्यक्ति को हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। तो यहां पर सेक्शन 6 हमें बताता है कि रेजिडेंस इन इंडिया, कि इंडिया में जितना समय रहेगा उसके बेस पर उस व्यक्ति का एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा, और उस स्टेटस के बेस पर उसके हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी ये कैलकुलेट की जाएगी। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ इनकम। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमें बताएगा, एक बार जब हमें यह पता लग जाता है कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो उसके हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा, कौन व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, और ये हमें पता चलेगा सेक्शन 6 से। हमने सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर डेफिनेशन ऑफ पर्संस को रीड किया था, स्टडी किया था, और हमने देखा था काफी सारे पर्संस को उस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, कंपनी को, फर्म को, एओपी बीओआई को, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को। तो सेक्शन 6 में उन सभी व्यक्तियों के रिगार्डिंग हम कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे वो बताया गया है। एक इंडिविजुअल जो होता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम इस बात से पता लगाएंगे कि वो कितने समय इंडिया में रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, बात करूं मैं कंपनी की, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की, तो ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये सब नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी से जो कंपनी होती है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उन केसेस में हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टे इन इंडिया, इंडिया में कितने समय रहे, इसके अकॉर्डिंग उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई या फिर जो आपका कंपनी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। तो इनके केसेस में हम इस तरह कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वो कितने समय के लिए इंडिया में रहे। तो उसके लिए हमें एक अलग तरीका बताया गया। हम उस केस में यह देखेंगे कि उन व्यक्तियों का जो बिजनेस है, उन व्यक्तियों का जो बिजनेस है वो कहां से कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर आउटसाइड इंडिया कंट्रोल किया जा रहा है।
तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यह कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये समझना होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें इसको स्टडी करना पड़ रहा है, क्यों हमें इसको समझना पड़ रहा है। तो इसके लिए बेसिकली आपको माइंड में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कोई व्यक्ति कितने समय इंडिया के अंदर रहा, उसके बेसिस पर उसकी जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, कि एक इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स है, उनका स्टेटस क्या होगा, वो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 हमें बताता है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट। एक व्यक्ति क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट कहा जाएगा इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब यहां पर जो बात बताई गई है वो बताई गई है किसके लिए, रेजिडेंट बनने के लिए इन एनी प्रीवियस ईयर। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि हम जो इनकम अर्न करते हैं वो अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, और उस पर टैक्स पे करते हैं हम असेसमेंट ईयर में। ये बात आप सबको क्लियर है। तो जिस इनकम को हम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, उसी प्रीवियस ईयर में हमें यह चेक करना होगा कि क्या वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब जो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ईयर टू ईयर चेक करना होगा, एनुअल बेसिस पर चेक करना होगा कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर ईयर के अंदर रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। ऐसा हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ईयर में रेजिडेंट है और नेक्स्ट ईयर में वो नॉन रेजिडेंट है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए हमें हर साल चेक करना होगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए, जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ईयर के अंदर, उस प्रीवियस ईयर के अंदर वो व्यक्ति रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। और सबसेक्शन 1 में बताया गया वो रेजिडेंट कहलाएगा, कब कहलाएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई, आइदर ए और बी। तो इसका मतलब अगर मेरी कंडीशन ए पूरी हो जाती है तो मैं क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट कहलाऊंगा। मान लीजिए मेरी कंडीशन ए पूरी नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, और मेरी कंडीशन बी फुलफिल हो जाती है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, तो भी मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा, मेरी दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है, कंडीशन ए भी और कंडीशन बी भी, तो भी मैं क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट कहलाऊंगा, क्योंकि कम से कम एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक से ज्यादा दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो भी मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा। अगर मेरी दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती है तो मैं क्या कहलाऊंगा, नॉन रेजिडेंट। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कंडीशन ए और कंडीशन बी, तो यहां पर अगर मेरी कंडीशन ए पूरी होती है और कंडीशन बी पूरी नहीं होती है तो मैं क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट। केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मेरी कंडीशन ए पूरी हो जाती है और कंडीशन ए पूरी नहीं होती है और कंडीशन बी पूरी हो जाती है तो भी मैं क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट। केस 3, अगर मेरी दोनों ही कंडीशंस पूरी हो जाती है, कंडीशन ए एज वेल एज कंडीशन बी, तो भी मैं क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट। लेकिन अगर मेरी दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं होती है तो मैं क्या कहलाऊंगा, नॉन रेजिडेंट। तो इसका मतलब एक बात तो यहां पता चल गई कि हमें दो कंडीशन चेक करनी है, दोनों अगर पूरी नहीं होती है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई या फिर दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो वो व्यक्ति कहलाएगा रेजिडेंट। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, हम क्या करेंगे, उसकी इनकम कैलकुलेट करते हुए हमें यह पता चल जाएगा कि उसकी कौन कौन सी इनकम जो है इंक्लूड की जाएगी फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो अब दोनों कंडीशंस क्या है, कंडीशन ए में बताया गया ही इज इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर है, इन दैट ईयर, कौन सा ईयर, वो प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर। अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा
अगर इंडिया में वो रहा है तो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। इसका मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप 6 महीने से ज्यादा इंडिया में रहे हो तो आप रेजिडेंट कहलाओ। कुछ लोगों के मन में एक डाउट हो सकता है, दो बातों को आप मिक्स नहीं करें। सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप भारत में रहते हैं और भारत की नागरिकता आपके पास है, सिटीजनशिप आपके पास है, तो आप क्या कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन भले ही आप हो, लेकिन अगर आपका स्टे इंडिया में 182 डेज से कम है तो आप रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाएंगे। तो कुछ लोगों के माइंड में अगर ये डाउट है कि सर अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूं तो क्या मैं हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया माना जाऊंगा, द आंसर इज नो। हमें रेजिडेंट इन इंडिया मानने के लिए हमेशा ये दो कंडीशन चेक करनी होगी। तो दैट मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई भी वास्ता नहीं है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप मिक्स कभी भी नहीं करेंगे। जब भी हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की तो हम ये दो कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है, दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो की 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा। अब एक व्यक्ति बार बार इंडिया में आता है, बार बार इंडिया से बाहर जाता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कितने समय इंडिया में रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंडिया से बाहर कितने दिन के लिए रहा। तो इसके लिए आप सबको पता है जो इंडियन पासपोर्ट है, जब भी हम इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं तो उन पासपोर्ट के बेसिस पर ही हम जो है पता लगा सकते हैं कि वो कितने समय के लिए इंडिया में रहा, कितने समय इंडिया से बाहर था। जो वीजा होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, पासपोर्ट के साथ जो वीजा अप्लाई होता है उसमें लिखा जाता है कि इतने दिन के लिए वह व्यक्ति बाहर जा रहा है या इतने दिन वह बाहर रहा। तो जब भी वह इंडिया से बाहर जाता है तो उस पासपोर्ट पर जो है वह नोटिफाई किया जाता है, और जब वो इंडिया में एंट्री करता है, वापस आता है, तो उस पासपोर्ट पर एंटर किया जाता है। तो वहां से हम जो है डेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने समय इंडिया में रहा। दूसरी बात, अब वो 182 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहता है तो वो क्या कहलाता है, रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्या ये 182 या उससे ज्यादा दिन उसको कंटिन्यू इंडिया में रहना पड़ेगा, द आंसर इज नो। मान लीजिए वो 30 दिन इंडिया में रहा, फिर 10 दिन के लिए इंडिया से बाहर चला गया, फिर वो वापस आता है, फिर वो 50 दिन इंडिया में रहा और फिर 2 दिन के लिए बाहर चला गया, फिर वो वापस आता है, वो 20 दिन इंडिया में रहा और 25 दिन के लिए इंडिया से बाहर रहा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जितने दिन वो इंडिया में रहा वो डेज आपको कैलकुलेट करने हैं। अगर वो 182 डेज से ज्यादा है तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। 182 डेज या उससे ज्यादा, इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर एग्जैक्टली 182 डेज के लिए भी इंडिया में रहता है तो वो भी रेजिडेंट माना जाएगा। तो आई होप आपको पॉइंट एक क्लियर है कि रेजिडेंट इन इंडिया कौन कहलाए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इंडिया के अंदर लेट से 130 दिन 130 डेज रहा, तो ऐसे में हमारी जो पहली कंडीशन है, वह फुलफिल नहीं हो पाती है। इसका मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो रेजिडेंट नहीं बन पाएगा। तो हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी होगी, सेकंड कंडीशन चेक करनी होगी। सेकंड कंडीशन में बताया गया कि अगर वो व्यक्ति विद इन दी 4 years preceding that year been in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more in India for a period of periods amounting in all to 60 days or more in that year। फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, एक सेकंड रीडिंग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, जो पॉइंट बी है उसके अंदर कहा गया है कि जिस प्रीवियस ईयर की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर के अंदर अगर वो 60 डेज और मोर 60 दिन या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा, मतलब यहां पर हम कितना चेक कर रहे थे, 182 डेज, और यहां पर हम कितना चेक कर रहे हैं, 60 दिन। तो जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगा रहे हैं,
उस ईयर के अंदर वो कितने दिन रहा हो, 60 दिन। और इस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले जो 4 प्रीवियस ईयर्स है, जो पिछले 4 साल है, उसमें वो 365 डेज और मोर अगर वो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन आपको एक साथ चेक करनी है। प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिन या उससे ज्यादा, और प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 4 साल के अंदर वो 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, कौन सी दो कंडीशन, 60 डेज वाली या फिर 365 डेज वाली, 60 डेज और 365 डेज, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो हमारा पॉइंट बी जो है वो कंप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन पूरी करना जरूरी है। अब एक बात थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि सर ये कहा गया है कि ए और बी में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी है, और बी के अंदर जो दोनों कंडीशन दी गई है वो दोनों पूरी करनी है, तो इसके लिए आपको दो वर्ड्स को समझना है, और एंड। अगर किन्हीं दो बातों के बीच में और वर्ड यूज किया गया है, आप यहां पर देखोगे, यहां पर वर्ड यूज किया गया और वर्ड यूज किया गया है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। अगर और वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब या तो ए या बी कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। अगर यहां पर एंड वर्ड यूज किया गया होता तो मैं आपसे कहता, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, लेकिन यहां पर एंड वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहां पर और वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। अब बात आई पॉइंट बी के अंदर दो कंडीशन दी गई है कि या तो 60 दिन या 365 दिन। तो यहां पर आप देखेंगे, हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। विद इन 4 ईयर्स, मैंने आपको बताया 4 साल, कौन से 4 साल, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले 4 साल, कौन से पहले वाले, दैट ईयर, जो जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगा रहे हैं उससे 4 साल पहले इन इंडिया वो क्या रहा हो, इंडिया के अंदर रहा हो, फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 365 डेज, 365 दिन या उससे ज्यादा दिन। अगेन 365 डेज कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, बीच बीच में आप रहे हैं तो वो आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू 60 डेज और इन मोर इन दैट, साथ में कोमा लगाया गया है और कहा गया है इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 60 डेज और मोर इन दैट ईयर मींस प्रीवियस ईयर के अंदर तो रहना चाहिए 60 डेज या उससे ज्यादा, और उससे ठीक 4 साल पहले जो 4 साल है उनके अंदर 365 डेज या उससे ज्यादा अगर वो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। अगर मान लो वो पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर रहा 82 डेज, लेकिन जब हमने पिछले 4 प्रीवियस ईयर में कैलकुलेशंस की तो वो वहां पर रहा 260 डेज, तो क्या कंडीशन भी पूरी हुई, द आंसर इज नो। तो क्या वो रेजिडेंट कहलाएगा, तो इसके लिए आपको देखना है, अगर कंडीशन ए भी पूरी नहीं हुई और कंडीशन बी भी पूरी नहीं हुई तो वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए वो पिछले 4 साल के अंदर रहा 460 डेज और प्रीवियस ईयर के अंदर रहा 82 डेज, तो हमारी कंडीशन बी जो है यहाँ पर पूरी हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, कंडीशन ए और कंडीशन बी में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा। सीधा सा मतलब है, पहले आप चेक कर लीजिए, अगर प्रीवियस ईयर के अंदर वो 182 दिन से ज्यादा रहा है तो रेजिडेंट है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा है, 182 दिन से कम रहा है इंडिया के अंदर, तो आपको कंडीशन बी चेक करनी पड़ेगी। और कंडीशन बी में बताया गया कि प्रीवियस ईयर के अंदर वो 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहा हो। अब मान लीजिए हम कंडीशन बी को चेक करने लग गए और हमें पता चला कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहा ही नहीं, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन बी के अंदर सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है प्रीवियस ईयर के अंदर कम से कम वो 60 दिन इंडिया में रहा हो। अब हमने चेक किया कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो 60 दिन से ज्यादा रहा, तो हम फिर क्या चेक करेंगे,
उसके बाद पिछले 4 सालों के अंदर वो एटलीस्ट 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा। ये दोनों ही कंडीशन पूरी होती है तो जो है पॉइंट भी पूरा हो जाता है। तो अगर मैं अब इसको समराइज करूं, अगर मैं इसको अब समराइज करने की कोशिश करूं तो आपको किस तरह यह कंडीशन चेक करनी है और सिंपल वे में, तो आपको ये कंडीशन कुछ इस तरह चेक करनी है कि कंडीशन ए के अंदर आपको चेक करना है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और कंडीशन बी में आपको चेक करना है 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। जो यह प्रीवियस ईयर है, इससे पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स के अंदर वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको इस तरह चेक करनी है। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, ए या बी में से कोई भी एक पूरी हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो हम देखेंगे कि रेजिडेंट के ऊपर यह कंडीशन लगाई गई है कि उसकी सभी इनकम, चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो आउटसाइड इंडिया के अंदर है, वो सारी की सारी इंडिया में टैक्सेबल होंगी, इंडिया में टैक्स देना होगा। और अगर मान लीजिए यह व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कहलाता है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो ऐसे में जो इंडियन इनकम होगी, इंडिया के अंदर उसकी जो इनकम होगी, सिर्फ उस पर टैक्स देना होगा। आउटसाइड इंडिया पर जो इनकम होगी उसकी, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो आई होप अब आपको पता लगा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, अब हमें यह तो पता लग गया कि कोई व्यक्ति कैसे रेजिडेंट कहलाएगा, कैसे नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस बताए गए। हम इनकम टैक्स में देखेंगे हर जगह कोई ना कोई स्पेशल केस इंसर्ट किया गया है, कोई ना कोई स्पेशल केस बताया गया है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने आएगा तो मैं उससे यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या वह इंडिया से बाहर जाता रहता है। अगर वो कहता है कि हाँ वह इंडिया से बाहर जाता रहता है, तो मैं पहले क्या करूंगा? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करूंगा। अगर वो इंडिया से बाहर जाता ही नहीं है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। नॉन रेजिडेंट का कभी सवाल ही नहीं आएगा। तो नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ वहां आता है जब कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंटली इंडिया से बाहर रहता है। उसके बाद अब दोनों कंडीशन में चेक करूंगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल केसेस बताए गए और उन स्पेशल केसेस में कहा गया कि हम यह सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस बताए और कहा उन स्पेशल केसेस के अंदर, उन स्पेशल केसेस के अंदर हम जो पॉइंट बी है वो चेक ही नहीं करेंगे। अगर वो पॉइंट ए के अकॉर्डिंग अगर वो रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। कुछ स्पेशल केसेस में कहा गया कि हम जो दो कंडीशन चेक करते थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, हम दोनों चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ पॉइंट ए चेक करेंगे। अगर वो पॉइंट ए पूरा कर देता है तो वो रेजिडेंट है, अगर वो पॉइंट ए पूरा नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए कहा एक्सप्लेनेशन 1 इंसर्ट की गई। तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को और ज्यादा क्लियरिटी देने के लिए और ज्यादा अच्छे से बताने के लिए कहा गया इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के केस में पॉइंट नंबर ए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडिविजुअल क्या है? इंडियन सिटीजन है। तो मैंने आपको बताया था दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। तो पहली बात तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरी बात वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और who leaves India in any previous year as a member of the crew of an Indian ship for the purpose as defined in clause 18 of section 3 of the Merchant Shipping Act 1958। तो बेसिकली कहा गया कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है और वो एक इंडियन शिप पर क्या है? एक क्रू है, एक मेंबर है, एक एम्प्लॉय है। जो इंडियन शिप्स होते हैं उन पर बेसिकली क्या होता है? मेंबर ऑफ क्रू होते हैं कि भाई जो इंडियन शिप को जो भी
रन करते हैं, मैनेज करते हैं, उनकी एक टीम होती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इंडियन शिप पर काम करता है और वो मेंबर ऑफ क्रू है, दैट मींस उस शिप के साथ जाने वाला है और वापस आने वाला है, तो ऐसे में कहा गया उस केस में हम सिर्फ कंडीशन ए चेक करेंगे, दैट मींस हम देखेंगे कि क्या वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा या नहीं रहा। अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा तो वो रेजिडेंट है, अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहा तो वो नॉन रेजिडेंट है। उसके अलावा कहा गया कि कोई व्यक्ति मान लीजिए इंडिया छोड़कर जा रहा है, और वो जा रहा है किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, वहां जाकर वो जॉब करेगा, नौकरी करेगा, तो भी ऐसे में हम सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा तो वो रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा कम रहा तो ऐसे में वो नॉन रेजिडेंट है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, तो बेसिकली जो इंडियन शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, उन पर एक कानून लागू होता है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो ऐसे में कोई ऐसा शिप जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के सेक्शन नंबर 3 क्लोज नंबर 18 के तहत आता है, तो ऐसे में उस पर जो है पॉइंट नंबर जो बी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और फॉर द पर्पज ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर क्या कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, द प्रोविजन ऑफ सब क्लोज सी shall apply in relation to that year as if for the words 60 days the words 182 days has been substituted। तो बेसिकली यहाँ पर क्लोज सब क्लोज सी इसलिए लिखा गया है कि जब आप एक्ट को देखेंगे, जब आप बेयर एक्ट को देखेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी वहां पर आप चेक करेंगे, तो यह जो कंडीशन है यह सी कंडीशन है, और इनके बीच में एक और कंडीशन है बी है जो कि डिलीट कर दी गई है। बेसिकली जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है उसके अंदर 3 कंडीशन है, कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी। जो कंडीशन बी है उसको डिलीट कर दिया गया है, आज की डेट में 2 ही कंडीशन है, कंडीशन ए और कंडीशन सी। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि इन द प्रोविजन ऑफ सब क्लोज सी, सब क्लोज सी के अंदर जो 60 डेज की बात की गई है वो 60 डेज 182 डेज ही माने जाएंगे। कौन से केस में, जो एक्सप्लेनेशन 1 में पॉइंट नंबर ए में दिया गया है, और उसमें बताया गया है अगर कोई मेंबर ऑफ क्रू है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप पर, और वो जो है इंडिया छोड़कर जा रहा है, वो लीव्स इंडिया, तो ऐसे में उस पर 182 डेज की कंडीशन हम चेक करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, इसमें एक और स्पेशल केस बताया गया कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, सिटीजन। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, दोनों ही केसेस में आपको चेक करना है कि जो क्रू मेंबर है जो इंडिया छोड़कर जा रहा है वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हालांकि जब आप देखेंगे, हमने सिंपल वर्ड्स में आपको जो समझाने की कोशिश की है, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर ए में जो इंडियन सिटीजन कहा गया है, हु लिव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ आउटसाइड इंडिया, चेक ओनली 182 डेज कंडीशन। और उसके बाद बताया गया इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, चेक ओनली 182 डेज कंडीशन। तो दोनों ही, चाहे वो शिप पर काम कर रहा है इसलिए इंडिया छोड़कर जा रहा है, या फिर वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट की वजह से, दोनों ही केसेस में आपको क्या चेक करना है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आपको याद रखना है कि उस पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही अप्लाई हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कहा गया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लोज ई ऑफ सेक्शन 115C, इसको अभी आप भूल जाइए। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया comes on a visit to India in any previous year, the provisions of subclause C shall apply in relation to that year as if for the word 60 days occurring therein the words 182 days had been substituted। तो यहां पर कहा गया है कोई इंडियन सिटीजन है, कोई इंडिया का सिटीजन है जो इंडिया से बाहर रहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस।
ऐसा पॉसिबल है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास सिटीजनशिप तो इंडिया की है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है और क्या करता है, इंडिया में विजिट करने आता है, तो उसके लिए हम कितने दिन चेक करेंगे, 182 डेज की कंडीशन चेक करेंगे, ना कि 60 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। और उसी तरह ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अगर इंडिया में विजिट करता है, तो ऐसे में हम उसके लिए कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, 182 डेज चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, ऐसा क्यों किया गया है कि यहाँ पर 60 डेज वाली कंडीशन क्यों हटा दी गई, यहाँ पर 182 डेज वाली कंडीशन क्यों रखी गई? वो इसलिए रखी गई, मान लीजिए मैं यूएसए में रहता हूं, यूएसए में बिजनेस करता हूं, और मेरी जो फैमिली है वो इंडिया में रहती है। तो मैं क्या करता हूं, साल में कुछ समय के लिए इंडिया में आता रहता हूं, कुछ समय इंडिया में आता हूं। तो अगर आप चेक करेंगे पॉइंट नंबर बी में जो कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 या उससे ज्यादा दिन। अगर मान लीजिए मैं यूएसए में रहता हूं, यूएसए में बिजनेस करता हूं, और मान लीजिए मैं क्या करता हूं, हर साल जो है 100 डेज के लिए, 100 दिनों के लिए मैं इंडिया में आता हूं। मैं 100 दिनों के लिए इंडिया में आता हूं, साल में मैं 100 दिन इंडिया में रहता हूं, और 265 डेज में यूएसए में रहता हूं, यूएसए में बिजनेस करता हूं, यूएसए में इनकम अर्न करता हूं। तो आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर ए की वजह से तो मैं रेजिडेंट नहीं बनता, क्योंकि किसी भी साल में मेरा जो स्टे है वो 182 डेज से ज्यादा नहीं है। लेकिन पॉइंट बी की वजह से मैं क्या बन जाता हूं, रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता हूं, क्योंकि मेरा स्टे प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा हो जाता है, और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के अंदर मेरा स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या बन जाता हूं, रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता हूं। और जैसे ही मैं रेजिडेंट इन इंडिया बन गया, तो मेरी जो यूएसए की इनकम है उस पर भी मुझे इंडिया में टैक्स देना होगा। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया में आऊंगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए कहा गया कि हम सेकंड कंडीशन आपकी चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। अगर आप 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहोगे तो रेजिडेंट कहलाओगे, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं कहलाओगे। सेम वे में हमने जो पॉइंट ए में पढ़ा था, आपने देखा था कि कोई व्यक्ति जो इंडियन शिप पर काम करता है, तो आपने जनरली देखा होगा जो लोग इंडियन शिप्स पर काम करते हैं वो 6-6 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं। वो शिप में जाते हैं और 6 महीने तक वो जो है शिप में घूमते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, और वो 6 महीने से ज्यादा समय के बाद इंडिया में वापस आते हैं। तो अगर वो कंडीशन बी में अगर वो चले जाएंगे तो वो जल्द ही रेजिडेंट बन जाएंगे, और इंडिया से बाहर उन्होंने जो पैसा कमाया उस पर भी इंडिया में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में कोई भी लोग जो है इस बात के लिए नहीं मानेगा कि वो इंडिया से बाहर इनकम अर्न कर रहा है और इंडिया से बाहर रह रहा है, फिर भी वो इंडिया में टैक्स पे करे। तो उन लोगों के लिए बेसिकली स्पेशल केसेस लाए गए कि जो लोग मोस्टली इंडिया से बाहर रहते हैं, उन केसेस में हम जो है 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, हम 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो जो लोग शिप पर काम करते हैं, जो लोग जॉब के लिए, इंप्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गए हुए हैं, उन लोगों के लिए कहा गया हम पॉइंट नंबर बी में जो कंडीशन दी गई है, क्लोज सी में जो कंडीशन दी गई है, उसको नहीं चेक करेंगे। हम चेक करेंगे वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा या नहीं रहा। अब एक बात आई कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में विजिट करता है तो उसके लिए भी कहा गया हम चेक करेंगे 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रहा तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ लिखा गया विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लोज ई ऑफ सेक्शन 115C। तो बेसिकली यहां पर रेफरेंस दी गई कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन कहलाते हैं, यह जानने के लिए आप सेक्शन 115C क्लोज ई के तहत एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। वहां पर आपको बताया गया है कि कौन व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाए। तो हम जब हम सेक्शन 115C
क्लोज ई को रीड करते हैं, वहां पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको रीड करते हैं, तो वहां पर बताया गया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन माना जाएगा। वहां पर बताया गया ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, और एनी ऑफ हिज ग्रांड पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मींस आप सबको पता है 1947 से पहले जो पाकिस्तान था वो भी इंडिया का पार्ट था, जो आपका श्रीलंका का भी कुछ पार्ट इंडिया का था, भूटान, नेपाल, ये जो सब हुए, जो डिवीजन हुई, ये जो है आफ्टर 1947 जो डिवीजन हुई, तो यहां पर कहा गया अनडिवाइडेड इंडिया। उससे पहले वाला जो भारत था उसमें या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या फिर ग्रांड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, बोर्न हुआ हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? इंडियन ओरिजिन। सिंपली मैं इंडिया से बाहर रहता हूं, मैं यूएसए में रहता हूं, लेकिन मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, कौन से इंडिया में? अनडिवाइडेड इंडिया में, तो मैं क्या माना जाऊंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता है, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो भी क्या माना जाऊंगा मैं? इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर मेरे जो दादा दादी हैं, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो भी मैं क्या माना जाऊंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं और मैं इंडिया से बाहर से आता हूं इंडिया में विजिट करने के लिए, तो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए आपको 182 डेज की कंडीशन चेक करनी होगी। तो यहां पर बताया गया एन इंडियन सिटीजन, या तो कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या करने के लिए आता है? कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, देन चेक ओनली 182 डेज कंडीशन। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में विजिट करने के लिए आता है तो आपको क्या देखना है कि क्या वो इंडियन सिटीजन है। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो कितनी कंडीशन लगेगी? 182 डेज की। क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो कौन सी कंडीशन लगेगी? 182 डेज की। अगर ना तो वो इंडियन सिटीजन है, ना ही वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी? कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों, 182 डेज वाली भी और 60 डेज वाली भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उन्हीं को जो है 182 डेज की कंडीशन जो है दी गई है। तो बेसिकली आप चेक करेंगे ना, ये जो स्पेशल केसेस दिए गए हैं ये उन व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका कनेक्शन इंडिया से है, और इंडिया से कनेक्शन होने की वजह से वो इंडिया ज्यादा समय के लिए आते हैं, तो ऐसे में उनके लिए कहा गया 182 डेज की कंडीशन आपको चेक करनी है। चलिए, उसके बाद इसी के अंदर एक और स्पेशल बात बताई गई कि ये जो व्यक्ति है, जो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं, उनके केस में कहा गया अगर यह व्यक्ति इसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, the words 60 days shall be substituted 120 days or more। मतलब सर, तो यहां पर कहा गया कि अब तक तो हम बात कर रहे थे कि ये इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया में जो है विजिट करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, फैमिली से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन अगर इनकी इंडियन इनकम भी है, ये इंडिया में भी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जो ये 182 डेज की कंडीशन है ये हम चेक करेंगे 120 डेज। अगर इनकम 15 लाख रुपए तक है तो हम चेक करेंगे 182 डेज, और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो हम चेक करेंगे 120 डेज। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? अगेन ये सवाल आता है। इसलिए कर रही है कि यहां पर अगर हम 120 डेज कर देंगे तो वो बहुत जल्दी रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा, और जैसे ही वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा, इंडिया से बाहर जो उसकी इनकम होगी उस पर भी इंडिया में टैक्स देना होगा। क्योंकि आप देखें यहां पर कोई व्यक्ति 182 दिन में रेजिडेंट बनेगा और यहां पर वो 120 दिन में ही रेजिडेंट बन जाएगा, और जैसे ही रेजिडेंट बन जाएगा, मैंने आपको बताया ग्लोबल इनकम, इंडिया की इनकम और इंडिया से बाहर की इनकम दोनों टैक्सेबल होगी। और अगर वो नॉन रेजिडेंट बना तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, इंडिया से बाहर की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी।
तो इसलिए कहा गया कि कोई व्यक्ति इंडिया में भी इनकम अर्न कर रहा है और इंडिया से बाहर भी इनकम अर्न कर रहा है, रह वो इंडिया से बाहर रहा है और इंडिया में फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो उसके लिए पहले तो हम चेक करेंगे 182 डेज। अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए तक है और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 120 डेज। तो यहां पर कहा गया है इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड कर, फॉरेन इनकम को छोड़कर, मतलब इंडियन इनकम की बात हो रही है। तो आई होप ये स्पेशल केसेस आपको समझ में आए होंगे। आपको सिंपली ये चेक करना है कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और किसी शिप पर काम कर रहा है तो ऐसे में उसके लिए 182 डेज की कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया छोड़कर जा रहा है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, तो 182 दिन की कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ऐसे में हम 182 डेज की कंडीशन चेक करेंगे अगर वो इंडिया में विजिट करने के लिए आता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बताया गया जो या तो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जो है पैदा हुआ हो, बोर्न हुआ। और ये कंडीशन जो 182 डेज की है ये तब तक चेक करेंगे जब तक उसकी इंडियन इनकम जो है 15 लाख रुपए तक, अगर इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये कंडीशन 120 दिन हो जाएगी। ये तो हमने सेक्शंस की रीडिंग की। यहाँ पर हमने जो है आप देखेंगे बहुत सिंपल वर्ड्स में भी आपको समझाने की कोशिश की है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की जो कंडीशन थी, जो 2 कंडीशन थी वो हमने यहाँ पर आपको बताई है। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा और अगर वो दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन पूरी कर देता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। उसके बाद स्पेशल केसेस हमने आपको बताए हैं कि इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया छोड़ के जा रहा है तो 182 डेज चेक करेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़कर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप तो ऐसे में 182 डेज हम चेक करेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ऐसे में हम चेक करेंगे 182 डेज की कंडीशन अगर वो इंडिया विजिट करने के लिए आता है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बताया गया कि या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या फिर एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, बोर्न हुए हो। और अगर 15 लाख तक इनकम है तो 182 डेज है, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो यह कंडीशन 120 डेज हम चेक करें। तो आई होप यहां तक आपको है अच्छे से जो है समझ में आया होगा।